हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज जैसे ऑक्सीजन और CO2 का पार्शियल प्रेशर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, पल्मोनरी गैसेज का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, और सबसे लास्ट में नेगेटिव प्रेशर ऑफ द लंग्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अदर वीडियोज हैं, उनकी लिंक और प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप लोग चाहे तो चेक कर लेना। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले बात करेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन की। उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग इन पॉइंट्स के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एट 100 mm ऑफ Hg अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 100 mm ऑफ Hg। नॉर्मल ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 80 से 100 mm ऑफ Hg, बट 100 mm ऑफ Hg के ऊपर हम लोग बात करते हैं 97% हीमोग्लोबिन जो है सेचुरेटेड हो जाता है ऑक्सीजन से एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो क्वेश्चन पॉइंट है कि 100 mm ऑफ Hg पे कितना परसेंट हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड हो जाता है, दैट इज 97%। दूसरा पॉइंट है कि वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है, एक मॉलिक्यूल जो होता है वो कितनी ऑक्सीजन कंबाइन करता है, 4 ऑक्सीजन को कंबाइन कर लेता है, क्योंकि हमने पढ़ा है एनाटॉमी के अंदर कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो हर एक ऑक्सीजन को कंबाइन कर सकते हैं, और एक आरबीसी के अंदर अप्रोक्स 280 मिलियन जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमें याद रखना है, क्वेश्चन पॉइंट है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है, 1 ग्राम परसेंट हीमोग्लोबिन जो होता है वो कंबाइन करता है 1.34 ml ऑक्सीजन को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉडी के अंदर जितना भी हीमोग्लोबिन है उसमें से अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात करें तो वो कितनी ऑक्सीजन को कंबाइन कर सकता है, 1.34 ml ऑक्सीजन को कंबाइन कर सकता है एट 100 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर कम होगा हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन जो है बाइंडिंग कैपेसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाती है, और बॉडी में हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है। आगे हम लोग समझेंगे। अब एक क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए इफ किसी पर्सन का अगर हीमोग्लोबिन कितना है 14 ग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की जांच करी जाती है और उसका हीमोग्लोबिन कितना निकला 14 ग्राम पर डेसीलीटर है, देन उस पर्सन का 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। तो इसका आंसर आप इजी तरीके से दे सकते हैं। हमें पता है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी करता है, 1.34 ml करता है। ठीक है, तो हमें अच्छे से पता है कि 14 ग्राम हीमोग्लोबिन है उसके 100 ml ब्लड के अंदर, तो 14 इंटू 1.34, तो ये अप्रोक्स आ जाएगा अपना 19 से 20 ml ऑक्सीजन। ठीक है, तो उस पर्सन का 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, अप्रोक्स आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो फिक्स वैल्यू 19 पॉइंट कुछ आएगा, तो 19 से 20 ml ऑक्सीजन उस पर्सन का ब्लड कैरी करता है। ओके, एक क्वेश्चन तो इस तरीके से आता है। एक क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाए, ये वैल्यू आपको नहीं दिया गया, सीधा पूछ लिया जाए कि एक नॉर्मल पर्सन का जो है 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा। तो नॉर्मल पर्सन बात करिए तो उस नॉर्मल पर्सन का हीमोग्लोबिन हमें अच्छे से पता है 13 से 18 ग्राम परसेंट होता है। उस पर्सन के 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, 13 से 18। तो इसी को एवरेज मानते हुए हमें आंसर दे देना। तो 13 से 18 के अकॉर्डिंग जो है 18 से 22 ml ऑक्सीजन उस पर्सन का ब्लड जो है कैरी करेगा। आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे 13 इंटू 1.34 और 18 इंटू 1.34, तो अप्रोक्स यही रेंज आपके पास आ जाएगी। तो इस रेंज में जो भी ऑप्शन हो उसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। दो क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला इस तरीके से और दूसरा डायरेक्ट पूछा जाए तो उस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पूछा जाए आपसे कि 100% हीमोग्लोबिन है कैन बी सेचुरेटेड, हो सकता है 100% ऑक्सीजन किस लेवल पे हो सकता है, क्योंकि 100 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन के लेवल पे तो कितना हो रहा था, 97% ही हो रहा था। तो 100% कब सेचुरेटेड होगा, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा 150 mm ऑफ Hg हो जाएगा, उस कंडीशन में हो सकता है। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है बॉडी के अंदर। बॉडी में कितना पॉसिबल है, 80 से 100 mm ऑफ Hg ही पॉसिबल है। बट अगर पूछा जाए कि 100% हीमोग्लोबिन कब सेचुरेटेड होगा, तो आपको आंसर देना है 150 mm ऑफ Hg के ऊपर होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉर्मल वैल्यूज की बात करें तो नॉर्मल वैल्यूज ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है 80 से 100 mm ऑफ Hg। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो आर्टीरियल, इस ए का मतलब होता है आर्टीरियल ब्लड, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टीरियल ब्लड कितना होता है 35 से 45 mm ऑफ Hg होता है, और बाइकार्बोनेट जो कि आर्टीरियल ब्लड में होता है कितना होता है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसको क्यों पढ़ा है आगे आपको समझ में आ जाएगा
क्योंकि जब हम डिफ्यूजन पढ़ेंगे गैसेज का तो उस टाइम पे इसका रोल आएगा। और इन सभी वैल्यूज को जो है हम लोग ब्लड सैंपल के थ्रू लिया जा सकता है, आर्टीरियल ब्लड सैंपलिंग के थ्रू हम लोग इसको लेते हैं, जिसको हम लोग आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस भी बोलते हैं, एबीजी एनालिसिस भी बोलते हैं। और एबीजी एनालिसिस पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग वो वीडियो देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। अब हम लोग बात करेंगे पार्शियल प्रेशर एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेज की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गैसेज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो गैसेज का ट्रांसपोर्ट, जैसे कि मेनली बॉडी के अंदर दो गैसेज का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि लंग्स के ऊपर परफॉर्म होता है और टिश्यू लेवल पे परफॉर्म होता है। तो कैसे होता है, इससे रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट किस मीडियम से होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट किस मीडियम से होता है। दोनों ही क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। तो दो मीडियम से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लंग्स से ब्लड के अंदर और ब्लड से टिश्यू के अंदर। वो दो मीडियम कौन कौन से होते हैं? पहला मीडियम होता है बाय द डिफ्यूजन, यानी ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तो जुड़ने के बाद में उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितने परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है? 97% ऑक्सीजन। जितने भी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी उसका 97% किस मीडियम से ट्रांसपोर्ट होता है? बाय ऑक्सी हीमोग्लोबिन और बाय डिफ्यूजन। बचा हुआ 3% जो है प्लाज्मा में घुले हुए फॉर्म के अंदर जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है तीन तरीके से जो है ट्रांसपोर्ट होती है। तो सबसे ज्यादा 70% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है कार्बोनेट बफर के रूप में। तो कार्बोनेट बफर जैसे बाइकार्बोनेट और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसके रूप में होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को कि कैसे ये परफॉर्म होता है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पॉइंट पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? कार्बोनेट बफर के रूप में 70%। दूसरे नंबर पे होता है बाय कार्ब हीमोग्लोबिन। ओके, तो कार्ब हीमोग्लोबिन या फिर कार्ब एमिनो कंपाउंड भी बोल देते हैं इसे, जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 जुड़ा होता है। इस फॉर्म में 23% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। जितना भी CO2 का डिफ्यूजन होता है उसका 23% किस फॉर्म में होता है? ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। जबकि ऑक्सीजन का जो है हीमोग्लोबिन की वजह से कितना हो रहा था? 97% हो रहा था। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे। और बचा हुआ जो 7% है वो किस फॉर्म में होता है? प्लाज्मा में डिजोल्व के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्ब हीमोग्लोबिन के पार्ट में CO2 का कितना % पार्ट जो है ट्रांसफ्यूजन होता है? तो ऑप्शन में मिलेगा आपको 23%। तो उसको आंसर टिक कर। मैक्सिमम पूछे तो किस फॉर्म में होता है? कार्बोनेट बफर के रूप में होता है, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन का मैक्सिमम पूछे तो बाय द डिफ्यूजन होता है एज ए फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इफ PaCO2 इंक्रीज एंड PaO2 डिक्रीज, यानी CO2 का लेवल तो क्या हो रहा है? जो CO2 का लेवल ब्लड में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जबकि ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो उस फॉर्म को आप लोग क्या कहोगे? हाइपोक्सिया कहते हैं। टिश्यू के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी होना, जिसकी वजह से टिश्यू में क्या डेवलप हो जाता है? साइनोसिस डेवलप हो जाता है। टिश्यू में ब्लूइश डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि साइनोसिस को असेस करने का सबसे बेस्ट तरीका, असेसमेंट का बेस्ट तरीका क्या होता है? तो यहाँ पर पेरिफेरल साइनोसिस जो है वो रिलायबल नहीं होता है। पेरिफेरल साइनोसिस का मतलब नेल्स को देख करके, अगर फिंगर्स में अगर साइनोसिस आ रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वहां पर ऑक्सीजन का लेवल, CO2 का लेवल बढ़ा हो और ऑक्सीजन का लेवल कम हो, कोई और कारण भी वहां पर हो सकता है। तो यहाँ पर हमेशा जो रिलायबल असेसमेंट होता है वो कौन सा होता है? सेंट्रल साइनोसिस का। सेंट्रल साइनोसिस देखना, जैसे लिप्स होते हैं, टंग होते हैं, आईज की बात करें तो वहां पर अगर साइनोसिस दिखाई देता है, सेंट्रल साइनोसिस दिखाई देता है, तो उस कंडीशन को आप लोग रिलायबल मान सकते हैं। जबकि पेरिफेरल साइनोसिस को रिलायबल कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के बारे में, कि किस तरीके से बॉडी में जब एयर हम इन लेते हैं और ब्रीथ बाहर छोड़ते हैं, उस बिटवीन किस तरीके से गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसी चीज को हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, देन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो सिंप्लीफाइड डायग्राम है, इसको मैंने यहाँ पर लंग्स में एयर जो हम इन लेते हैं वो कहाँ तक पहुंचती है? अल्टीमेटली एल्वियोलाइज तक पहुंचती है। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लंग्स के अंदर जो है टोटल दोनों लंग्स में 400 से 600 मिलियन जो है एल्वियोलाइज जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जब एयर इन लेते हैं तो ये किसके अंदर जाती है? एल्वियोलाइज में। ये अपना क्या हो गया? एयरवे हो गया, ठीक है। एयर यहाँ पर पहुंची, देन यहाँ पर एक एल्वियोलाई में 70%, एक एल्वियोलाई का 70% एरिया किससे कवर्ड अप होता है? कैपिलरीज से कवर्ड अप होता है।
तो ये कैपिलरी के अंदर क्या होगा, गैसेज का ट्रांसफ्यूजन होगा, यहाँ पर CO2 बाहर जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होती है। कैसे मिक्स होती है आगे देखेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो कैपिलरी आ रही है इसमें कौन कौन सी ब्लड वेसल्स आती है। तो ये हार्ट को सिंप्लीफाई किया है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है जो कि लंग्स के अंदर सप्लाई करती है। देन इसको हमने सिंप्लीफाइड समझा है। और लंग से जो वापस ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आया वो यहाँ पर इस मिट्रल वाल के थ्रू नीचे आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा यानी आर्टीरियल सिस्टम के थ्रू कहाँ पर आ जाता है, बॉडी टिश्यूज तक सप्लाई होता है, जहां पर क्या होती है, कैपिलरीज होती है। इसको सिंबॉलिक मैंने बॉडी टिश्यू यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है और CO2 जो बनती है वो इस कैपिलरी के थ्रू जो है वीनस सिस्टम के थ्रू होते हुए इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से होते राइट एट्रियम में आता है, और राइट एट्रियम से वापस ब्लड कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल से होते हुए किसमें, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो इस तरीके से सर्कुलेशन अपना पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन चलता रहता है। तो यहाँ पर क्या चीज समझने वाली है, वो समझने वाली ये है कि पल्मोनरी वेन के अंदर जो ब्लड होगा वो ही ब्लड कहाँ पे होगा, आर्टीरियल सिस्टम में होगा, यानी दोनों जगह कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जबकि यहाँ पर वीनस सिस्टम में और पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो इस तरीके से हम इस डायग्राम को समझ चुके। अब हम लोग जो है मेन कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करी हमने ब्रीथ इन लिया, जो ब्रीथ बाहर से हम लोगों ने अंदर लिया वो क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर है। तो एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर जो होता है, अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है 12th के अंदर तो याद होगा कि प्रेशर ऑफ एयर कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है एटमॉस्फेरिक एयर का। तो वही तो एयर हम लोग अंदर ले रहे हैं, और उस एयर में हमने अच्छे से पढ़ा है फिजिक्स के अंदर कि 78% नाइट्रोजन होती है, 21% CO2 होती है और 0.03% जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी ये तीनों अमाउंट आप अंदर ले रहे हो। तो टोटल एयर का प्रेशर कितना, 760 mm Hg है। तो अब इनका हर एक का प्रेशर क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर, जिसे हम लोग बोल देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इसी अनुपात में होगा। चूंकि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है तो उसका 760 का 78% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 598। 760 का 21% निकालोगे तो 159 आएगा, और 760 का 0.03% निकालोगे तो 0.3 आएगा। तो इतना प्रेशर होता है किसके, एयर का, एटमॉस्फेरिक एयर का। तो ये एयर जब हम इन लेते हैं, क्योंकि एयर में यहाँ पर ये क्या आ गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आ गया, तो यहाँ पर मॉइस्चर जो है मिलती जाती है, यहाँ पर ह्यूमिडिफिकेशन होता जाता है, और ऑलरेडी यहाँ पर एयर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये एयर एल्वियोलाई तक पहुंचती है। उस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर जो कि कितना था 159 था, वो घट के कितना हो जाता है 105, और CO2 का प्रेशर कितना था 0.03, वो कितना हो जाता है 35 से 40, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उस एयर की वजह से यहाँ पर प्रेशर कितना हुआ, ये प्रेशर हुआ। और एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना, डिफ्यूजन हमेशा क्या होता है, हायर लेवल से कहाँ पर होता है, लोअर लेवल की तरफ जो है होता है। डिफ्यूजन का एक डेफिनेशन होता है, ऑलरेडी हमें पता है कि हायर लेवल से लो लेवल की तरफ अगर मॉलिक्यूल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं दैट इज डिफ्यूजन, या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में कोई चीज जा रही है दैट इज डिफ्यूजन। देन इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर डिफ्यूजन कैसे होता है। तो यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन्स जो होती है, एक्चुअली ब्लड कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा है। पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर कितना होता है, ये वाला होता है, ऑक्सीजन का कितना 40 और CO2 का कितना 45 से 50 होता है। यही ब्लड कहाँ पर आया, इस लेवल पे आया। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ऑक्सीजन का लेवल 40 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है 50 है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किधर से होना चाहिए, हायर से लोअर की तरफ, यानी ऑक्सीजन मूव कहाँ करेगी, एल्वियोलाई से कैपिलरी की तरफ मूव करेगी। जबकि CO2 का 45 से 50 है, सॉरी 45 से 50 है, और जबकि एल्वियोलाई में कितना है 35 से 40। तो ज्यादा किधर है, इधर है। तो यहाँ पर CO2 का मूवमेंट किधर होगा, कैपिलरी से एल्वियोलाई की तरफ। तो इस तरीके से ये मूवमेंट होता है, ऑक्सीजन का मूवमेंट इस तरीके से, CO2 का मूवमेंट इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन मिल चुकी है इस ब्लड में और CO2 कम हो चुकी है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर हम लोग पढ़ रहे हैं ये वाला, यानी ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यही हमें याद रखना है। बाकी प्रेशर्स याद करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आर्टीरियल सिस्टम में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है 80 से 100, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 35 से 45 mm ऑफ Hg होता है। फिर ये जो ब्लड है आगे टिश्यू लेवल पे जाता है, और टिश्यू में हमें पता है ऑक्सीजन नहीं होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन कहाँ होगी,
बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट। और टिश्यू जो है एज ए रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल आप लोगों ने पढ़ी होगी बायोकेमिस्ट्री में, तो CO2 बनता है, तो वो CO2 जो है डिफ्यूजन की वजह से कहाँ पर मिक्स हो जाता है, कैपिलरी ब्लड में। यही ब्लड जो है वापस से ये प्रेशर जो है बढ़ा हुआ मिलता है अपन को CO2 का और ऑक्सीजन का कम, फिर से इस तरीके से यहाँ पर डिफ्यूजन चलता रहता है। तो लगातार इस फिनोमिना के थ्रू जो है डिफ्यूजन चलता है। इसमें अपन को याद रखना क्या है, और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट, कि जो ऑक्सीजन यहाँ पर हमने इन किया था, अब वो ब्रीथ क्या होगा, बाहर निकलता है। तो ब्रीथ जो आउट होती है उसके अंदर नाइट्रोजन कितनी है, 78, जबकि इनमें भी कितनी थी, 78% थी। इट मीन्स नाइट्रोजन ना तो एब्जॉर्ब होती है, जितना इन लिया उसी अनुपात में बाहर निकल जाता है। दूसरा, ऑक्सीजन चूंकि एब्जॉर्ब हो रहा है तो ऑक्सीजन का आउट लेवल कितना हो जाता है, 16%। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है कि जब आप ब्रीथ इन लेते हो उसमें कितना ऑक्सीजन होता है, 21%, और जब ब्रीथ छोड़ते हो तो उसमें ऑक्सीजन कितना होता है, 16, यानी 5% ऑक्सीजन जो है कंज्यूम हो जाता है। जबकि CO2 यहाँ पर ना के बराबर था और यहाँ पर कितना CO2 मिल रहा है, 5% CO2 मिलता है। तो ये पॉइंट आता है। तो इसी के अनुपात में ये जो है प्रेशर डिवाइड हो जाता है, 598, 116। और ये याद नहीं रखने आप सबको, प्रेशर जो याद रखने वो कौन से वाले हैं, आर्टेरियल ब्लड के प्रेशर, जो ऑक्सीजन का और CO2 का प्रेशर आपको याद रखना है। ये इससे रिलेटेड एक अप्लाइड क्वेश्चन पूछा गया था एम्स के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन था कि एक पर्सन है जिसको CPR दिया जा रहा है, ठीक है, तो CPR में माउथ टू माउथ ब्रीथ देते हैं पर्सन को, ठीक है। अपन कंप्रेशन करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन, 30 कंप्रेशन के बाद में 2 माउथ टू माउथ ब्रीथ दिया जाता है। तो उस ब्रीथ में कितना ऑक्सीजन उस पर्सन को पहुंच रहा है। तो सिंपल सा बात है, अगर मैं रेस्क्यूअर हूं, मैं ब्रीथ दे रहा हूं, तो मैं ब्रीथ जब आउट करूंगा तो उसमें ऑक्सीजन कितना होगा, 16%। तो उसमें एक ऑप्शन था 16%, ये आपको आंसर देना था। तो वो अप्लाइड क्वेश्चन था, तो अगर ये आपको पता है तो उसको भी आप सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाइकार्बोनेट बफर के बारे में। जैसा कि हमने जब गैसेस का डिफ्यूजन पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि CO2 का जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट बफर के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 प्लस H2O में डिजोल्व हो जाती है, डिजोल्व होकर के एक वीक एसिड बनाती है जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है बाइकार्बोनेट और H+ के अंदर, ठीक है। ये बैलेंस हमेशा बॉडी के अंदर बना रहता है, टूटना और ब्रेक डाउन होना लगातार चलता रहता है। इसी फॉर्म में ऑक्सीजन जो है लगातार ट्रांसपोर्ट होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल लेवल जो होता है ब्लड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज 1.35 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। जबकि बाइकार्बोनेट जो होता है इसका कितना होता है, 22 से 27 MEQ पर लीटर होता है। ये क्वेश्चन पॉइंट पूछे जाते हैं ABG एनालिसिस के अंदर। दूसरा, जो इनका अनुपात पूछा जाए अगर आप लोगों से, तो इनका अनुपात होता है 1:20। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 1.35 से 22 से 27, तो अनुपात लगभग कितना होता है इनका, 1 से 20 अनुपात 1:20 फॉर्म में। तो 2 क्वेश्चन पॉइंट आते हैं यहाँ पर, इनके नॉर्मल वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। अब सबसे लास्ट में बोनस पॉइंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कन्वर्जन यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि हमने आज जो वैल्यूज पढ़ी है वो mmHg में पढ़ी है, तो यहाँ पर जो है mmHg से बड़ी यूनिट होती है किलो पास्कल और mmHg से छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर ऑफ H2O। तो इनमें कैसे कन्वर्ट किया जाए, कई बार क्वेश्चन में किलो पास्कल में वैल्यूज हो तो हम कैसे इसको अंडरस्टैंड करें, या फिर सेंटीमीटर ऑफ Hg में हो तो कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ये बेसिक थंब रूल आप लोग याद रखना कि 1 किलो पास्कल में कितने mmHg होते हैं, 7.5 mmHg होते हैं। जबकि 1 mmHg में कितने सेंटीमीटर H2 होते हैं, 1.35। अगर ये दोनों बोनस पॉइंट आप लोग याद रखेंगे तो कन्वर्जन इजी से कर पाएंगे। एक एग्जांपल के लिए देखते हैं कि 100 mmHg में कितनों किलो पास्कल होंगे, जो कि 1 किलो पास्कल में 7.5 mmHg है, ठीक है। तो छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यानी 100 से 7.5 को डिवाइड करेंगे तो अपने पास लगभग 13 के अराउंड जो है आ जाएगा किलो पास्कल। यानी 100 mmHg कितने किलो पास्कल के बराबर होता है, 13 किलो पास्कल के बराबर होता है। ऐसे ही 100 mmHg सेंटीमीटर ऑफ H2O में पूछते हैं, तो बड़ी से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो जाएगा, 100 इंटू ये कन्वर्जन यूनिट हमें पता है 1.35, तो 1.35, तो कितना हो जाएगा 135 सेंटीमीटर ऑफ H2O, यानी 100 mmHg 135 सेंटीमीटर ऑफ H2O के बराबर होगा। तो इस तरीके से इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि एक पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल 120/80 होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर 120/80 mmHg वाला ऑप्शन नहीं हो, किलो पास्कल का ऑप्शन हो, तो आप लोग फटाफट बता दो कि पर्सन का ब्लड प्रेशर किलो पास्कल में कितना होगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, इसको 7.5 से डिवाइड करना है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कि ब्लड प्रेशर किलो पास्कल में कितना होता है, और साथ में सेंटीमीटर ऑफ H2O में कितना होता है ये भी बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। अब सबसे लास्ट बात करते हैं हम लोग
नेगेटिव प्रेशर्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोग कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंग्स में कैसा प्रेशर होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हम लोग ब्रीथ इन कर पाते हैं। तो वो प्रेशर कैसा होता है, जैसा कि हमने बताया कि पल्मोनरी एयर हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर जो है अंदर से बाहर से अंदर लेते हैं, उसका प्रेशर कितना होता है 760। तो उतना ही प्रेशर कहाँ होगा, लंग्स में। तो लंग्स के अंदर ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर कहलाता है, वो कितना होता है 760 mm ऑफ Hg। जबकि ये जो प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक प्रेशर होता है जिसे प्रेशर ऑफ प्लूरा बोला जाता है, जो कि होता है 756 mm ऑफ Hg होता है। तो दोनों में जो डिफरेंस है इसको हम लोग ट्रांस प्लूरल प्रेशर बोलते हैं। तो डिफरेंस दोनों का कितना होगा यहाँ पर 756 माइनस 760, तो कितना होगा -4 mm ऑफ Hg प्रेशर जो है लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर हमेशा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग ब्रीथ इन करते हैं। तो ये आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, होप सो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।